गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हमने पिछली कुछ कक्षाओं में कई सारी चीज़ों को पढ़ा है। मानव जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो आपकी लास्ट यूनिट का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, ये समझ लीजिए। ये टॉपिक है रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण अधिवास, रूरल सेटलमेंट पैटर्न। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास या बस्ती प्रतिरूप। आप इस चीज़ को कक्षा 12 में भी पढ़ के आ रहे हैं, वही चीज़ है, तो इसी विस्तार रूप में पढ़ेंगे हम। रूरल सेटलमेंट पैटर्न, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, बस्ती के प्रकार और बस्ती के प्रतिरूप दोनों अलग अलग चीज़ होती है। बस्ती के प्रकार के अंतर्गत हम ऐसे देखते हैं कि मकानों की बसावट, मकानों के एक दूसरे के कितने करीब है, कितने दूर है, उनकी स्थिति के अनुसार उसको देखा जाता है कि जो बस्तियां हैं वो किस प्रकार की है। सघन बस्तियां हैं जिनमें मकानों की बनावट बिल्कुल पास पास है, या फिर विस्तीर्ण बस्तियां हैं जिनमें मकानों की बनावट बहुत दूर दूर है। दो प्रकार की बस्तियों के प्रकार के अंतर्गत पड़ी जाती है। एक प्रकार की बस्तियां तो कौन सी होती है? प्रकीर्ण बस्तियां, प्रकीर्ण या विस्तारित बस्तियां, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं भाई? जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि बस्तियां, जो बस्तियों में जो मकान हैं वो मकान क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है। और एक दूसरे प्रकार की जो होती है वो होती है सघन बस्तियां। सघन बस्तियों में क्या होता है? सघन बस्तियों में जो मकान होते हैं वो मकान बिल्कुल नज़दीक होते हैं, पास पास। ठीक है। सघन बस्ती प्रतिरूप अक्सर नगरों में पाया जाता है। प्रकीर्ण या विस्तारित प्रतिरूप ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों, गाँव में, खेतों में। आपने देखा, जैसे मान लीजिए ये कोई गांव है इतना बड़ा, ठीक है, इस तरीके से कोई गांव है। इस गांव में यहाँ एक खेत है तो यहाँ पे एक मकान बना हुआ है, यहाँ एक खेत है, यहाँ पे एक मकान बना हुआ है, एक दो मकान मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, चाचा तायों के। इस तरीके से ये एक खेत है, ये बाउंड्री है खेत की। इस तरीके से आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके से अधिवास प्रतिरूप पाए जाते हैं। ये एक खेत है, फिर ये एक खेत है, यहाँ एक मकान है, यहाँ मान लीजिए दो मकान हैं। इस तरीके से बिखरे हुए जो मकान पाए जाते हैं उसको एकांकी बस्ती प्रतिरूप, प्रकीर्ण बस्ती प्रतिरूप या विस्तारित बस्ती प्रतिरूप, एकांकी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो मकान एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हो। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। एक होता है सघन बस्ती प्रतिरूप। सघन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ये मान लीजिए कोई शहर है, इस शहर में इस तरीके से बिल्कुल पास पास, किनारे किनारे मकान होते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये लोग मजबूर है रहने के लिए। इस तरीके से क्यों मजबूर है? क्योंकि शहरों में इसको अगर पूरा भर देंगे तो ठीक बनेगा। ठीक है, आप भर लीजिए, इसको देख लीजिए भर के। शहरों में लोग बाग मजबूर होते हैं एक दूसरे के पास मकान बनाने के लिए। उसमें गली निकलने की रास्ता भी नहीं होती। एक बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए मकान होते हैं। साथ ही साथ हाईवे के नज़दीक मकान होते हैं, कहीं कहीं तो रेल की पटरियों के बिल्कुल नज़दीक मकान होते हैं शहरों में। और यही नहीं, मकानों के ऊपर मकान, बहुमंजिला मकान जिसको बोलते हैं, वो होते हैं। एक मकान, एक 10 फुट का, 20 फुट का मकान होता है, 20 बाई 20 का। उस मकान में कई सारी फैमिली रहती है ऊपर। इस तरीके से सघन बस्ती प्रतिरूप कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको? वो लोग मजबूर हैं, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा।
दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं बस्ती प्रतिरूप। बस्ती प्रतिरूप किसको बोलते हैं? देखिए, ये तो बस्तियों के प्रकार थे, 2 प्रकार की बस्तियां होती है। बस्तियों के प्रतिरूप में क्या देखा जाता है? बस्तियों के प्रतिरूप में ये देखा जाता है कि मकान जो है, मकान और उनके मार्गों की स्थिति देखी जाती है। मकान होते हैं, मकान नदी के किनारे हैं, सड़क के किनारे हैं, तो वो किस तरीके का पैटर्न स्थापित कर रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न बना रहे हैं, उसको देखा जाता है। उसको बस्ती प्रतिरूप कहा जाता है। पैटर्न अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक सड़क के किनारे मकान है, दोनों तरफ, इधर भी उधर भी दोनों तरफ मकान है, तो वो बिल्कुल एक सीधी पट्टी में दिखाई देंगे हम, तो रेखीय प्रतिरूप हो जाएगा, बिल्कुल एक रेखा के रूप में होंगे। अगर कोई त्रिकोण पर है, 2 नदियों के संगम पर है, तो तीर प्रतिरूप हो जाएगा। अगर नदियों के किनारे हैं तो नदियों के बीच में भर गया दोआब वाले क्षेत्र में, तो वहाँ त्रिभुजाकार प्रतिरूप हो जाएगा। किसी एक तालाब के चारों तरफ जनसंख्या भर गई तो अरीय प्रतिरूप या फिर गोलाकार प्रतिरूप, इस तरीके से ऐसे प्रतिरूप बनते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आज हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, प्रतिरूप के ऊपर ही है। ये प्रकार मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं ताकि हमको कन्फ्यूजन न हो। प्रकार और प्रतिरूप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रकार के अंतर्गत बस्तियों के देखे जाते हैं कि मकान कितने नज़दीक बने हुए हैं और कितने दूर बने हुए हैं। नज़दीक बने हुए हैं तो उसको सघन बस्ती प्रतिरूप कहा जाएगा। दूर बने हुए हैं तो उसको विस्तीर्ण, विकीर्ण, प्रकीर्ण या कह सकते हैं कि एकांकी प्रतिरूप उसको कहा जाएगा। जो भी उसके नाम है आप देख लीजिएगा। अब देखिए ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हम देखेंगे। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप ये देखेंगे, रूरल सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रकार देखिए रेखीय प्रतिरूप होता है। कौन सा? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप में जब किसी बस्ती की बनावट, किसी बस्ती की स्थिति किसी नदी, सड़क मार्ग, नहर के दोनों किनारों पर हो तो इस प्रकार की बस्तियों को रेखीय प्रतिरूप बस्तियां कहा जाता है। ठीक है, अक्सर देखिए गांव जो होते हैं उन गांवों से हाईवे निकलते हैं। अक्सर जो गांव होते हैं उन गांवों से क्या निकलते हैं? हाईवे निकलते हैं, बड़े बड़े नदियां निकलती है, नहरें निकाली जाती है। तो गांव के लोग, उनके पास दूसरी भूमि में संसाधन थोड़े कम होते हैं, तो संसाधनों की उपलब्धता के कारण वो या तो नदी के किनारे आके बस जाएंगे, नहर के किनारे आके बस जाएंगे, या फिर उस सड़क मार्ग जो हाईवे निकल रहा है उस हाईवे के किनारे आकर के अपनी बस्तियों को स्थापित कर लेंगे। तो इस प्रकार जो बस्तियां बनती है उन बस्तियों को रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण आप लिख लेंगे मेरठ जिले में। मेरठ कहाँ है? यूपी में। मेरठ जिले का गोविंदपुर गांव, ये एक उदाहरण भी लिखते चलेंगे हम, कौन सा कहाँ है। आप गूगल मैप में जाकर देख लेना इन गाँव की बनावट कैसी है। ठीक है, अब हम इसका चित्र भी बनाएंगे, चित्रकारी भी करेंगे थोड़ी। तो या तो नदी का चित्र बना लीजिए, या बना लीजिए सड़क का, या बना लीजिए नहर का, किसी का भी आप चित्र बना सकते हैं। हम एक सड़क का चित्र बनाएंगे रेखीय प्रतिरूप के अंतर्गत। ये एक कोई नेशनल हाईवे है। ठीक है, इस नेशनल हाईवे को डबल कर देते हैं हम। ये लीजिए भाई, डबल कर देते हैं। ये कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, इस नेशनल हाईवे में दोनों किनारों पर देखिए, यहाँ पर मकान बने हुए हैं। मकान बना लीजिए आप, कोई मकान बड़ा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से छोटे मकान, बड़े मकान, सब मकान बनेंगे। इसके किनारे अगर इस तरीके से मकानों की बनावट हो जाती है, बस्तियां बन जाती है, तो इस प्रकार की बस्तियों को ही किस नाम से जाना जाता है? बोलो। इस प्रकार की बस्तियों को ही रेखीय बस्ती कहा जाता है। और ये कौन सी
पैटर्न का उदाहरण है, रूरल सेटलमेंट पैटर्न का उदाहरण है। बस्ती प्रतिरूप कह दीजिए या अधिवास प्रतिरूप कह दीजिए। ठीक है, इन मकानों की स्थिति जो है इनके किनारे किनारे हुई है। कोई लंबा मकान भी है, कोई इससे भी लंबा है, कोई छोटा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। ठीक है, क्योंकि सभी मकान एक जैसे नहीं होते, कोई जमींदार भी है, कोई बेचारा हमारी तरह फ़कीर आदमी भी है। ठीक है, चलिए, इसमें जो सबसे छोटा मकान दिख रहा है आपको, ये मेरा मकान है। चलिए, इस तरीके के जो प्रतिरूप बनते हैं, जो एक सड़क के किनारे या एक नदी के किनारे या एक नहर के किनारे जो बस्तियों का प्रतिरूप नज़र आता है, ऐसे बस्ती प्रतिरूप को रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रतिरूप है? रेखीय प्रतिरूप। बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम दूसरा पढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने इसका, बना लीजिए इसको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं हम। दूसरा है तीर प्रतिरूप, एरो पैटर्न। ये लाइन पैटर्न था, अब एरो पैटर्न देखते हैं हम। तीर प्रतिरूप, तीर कैसा होता है? ऐसा ऐसा ही होता है ना भाई, ऐसा ऐसा होता है। तो इस तरीके का प्रतिरूप देखिए कहाँ बनता है। इस तरीके का प्रतिरूप बनता है किसी अंतरीप के शीर्ष पर। अंतरीप किसे बोलते हैं मैंने आपको बताया था, आप वीडियो देखिए मेरा जाकर के, यूट्यूब पे डला हुआ है। मैंने आपको द्वीप, अंतरीप, महाद्वीप वगैरह सब के बारे में बताया मैंने। तो अंतरीप उसको कहते हैं किसी महाद्वीप या द्वीप का सागर या महासागर की ओर निकला हुआ नुकीला भाग अंतरीप कहलाता है। जैसे भारत है, भारत का यहाँ पर आपने देखा होगा बिल्कुल अंतिम एक छोर है जिसको कुमारी अंतरीप के नाम से, कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप के नाम से जिसको जाना जाता है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा होगा, यहाँ भी एक अंतरीप बनता है। ठीक है, इसी तरीके से विश्व के कई सारे देश है, वो जो इस तरीके का निकलता है बाहर, ये पूरा सागर है, ये स्थलखंड का ये आखिरी हिस्सा है, इसको अंतरीप कहते हैं। ठीक है, गुजरात में भी अंतरीप है। आप अगर विश्व के नक्शे में अमेरिका की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे अंतरीप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जापान द्वीप समूह के आसपास भी आपको सैकड़ों अंतरीप देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटे अंतरीप है। तो अंतरीप आप समझ गए होंगे, किसी स्थलखंड का नुकीला भाग जो सागर या महासागर की ओर निकला हुआ है। तो जब नुकीला भाग निकलेगा तो उसके किनारे किनारे, उसके किनारे के, क्योंकि देखिए अक्सर जो बस्तियां बसती है, अक्सर जो मानव अपने रहने के लिए मकान बनाता है वो बनाता है नदियों के किनारे या जल स्रोतों के किनारे। ठीक है, तो ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा कुमारी अंतरीप है, भारत वाला कुमारी अंतरीप है नीचे। तो मकान जो बनेंगे बीच में चाहे बने ना बने, इनके किनारे यहाँ पर जरूर बनेंगे। ठीक है, बीच में चाहे बने ना बने, यहाँ पर सबसे पहले मकान बनेंगे। क्यों बनेंगे गुरुजी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, पानी की उपलब्धता है, संसाधनों की उपलब्धता है। कौन से संसाधन है गुरुजी? देखिए, पहली बात तो यहाँ पर पानी की उपलब्धता है। दूसरी बात, यहाँ पे तटीय भूमि है, जो तटीय मैदान जिसको बोलते हैं, यानी कि ये लोग यहाँ से पानी ले सकते हैं, पीने के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हैं। दूसरी बात, ये लोग यहाँ पर तटीय मैदान पाए जाते हैं तो कृषि कर सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ से इनको खाने के लिए जलीय जीव मिल जाते हैं। चौथी बात, यहाँ से ये आसानी से व्यापार कर सकते हैं, दूसरे देशों में नाव वगैरह के माध्यम से आसानी से परिवहन कर सकते हैं। तो ये सब कारण है जो किसी जनसंख्या को यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं, बीच में आने के लिए प्रेरित नहीं करते। तो अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो उसको तीर प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बोलो? तीर प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। उदाहरण देखिए, भारत में कन्याकुमारी है और खंबात की खाड़ी के पास में
खंबात की खाड़ी, यहाँ भी तीर प्रतिरूप। खंबात की खाड़ी में देखिए ऐसा होता है उल्टा जस्ट का। खंबात की खाड़ी आपने देखा होगा, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है हमारा। काठियावाड़ प्रायद्वीप के बाद इस तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ पर भारत की स्थिति कुछ ऐसी है, ठीक है। यहाँ फिर मुंबई आ जाता है, यह कांडला पत्तन है यहाँ पर। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है जिसको सौराष्ट्र तट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मकानों का निर्माण हुआ है, बस्तियाँ बनी हैं, शहर बने हैं, तो ये वाला प्रतिरूप भी देखिए एक तीर की भांति नहीं लग रहा? ये वाला प्रतिरूप कैसा हुआ? एक तीर की भांति हुआ। तो इस प्रकार के जो प्रतिरूप बनते हैं, ये उल्टा हुआ, इस तरीके से यहाँ लगाएंगे तो ये तीर हुआ और ये सीधा तीर हुआ। तो इस तरीके के प्रतिरूप कहाँ बनते हैं बोलो? अंतरीपों के किनारे, या इस तरीके की जब सिचुएशन आती है खाड़ी वगैरह की, तो वहाँ पर इस तरीके के प्रतिरूप बनते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला चित्र, आपको सभी में बनाने हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे चित्र बनाने हैं। इसके बाद तीर प्रतिरूप हो गया भाई। इसके बाद अगला प्रतिरूप है त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ट्रायंगल पैटर्न। त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप में देखिए होता क्या है इसमें, जब कोई दो सड़क मार्ग, दो नदियाँ, दो नहरें एक दूसरे की विपरीत दिशा से आकर के एक स्थान पर मिलती है। विपरीत दिशा का मतलब यह नहीं कि आमने सामने, एक दूसरे की तरफ से ही आएगी और एक जाके मिल जाएगी। मिलना शर्त है, क्रॉस करना शर्त नहीं है। क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उनका मिलना जरूरी है। चाहे सड़क मार्ग दो अलग अलग दिशाओं से आकर के मिल जाएं, चाहे नदियां दो अलग अलग दिशाओं से आकर के मिल जाएं, चाहे नहरें दो अलग अलग स्थानों से आकर के मिल जाएं, लेकिन उनका मिलना मस्ट है। उनका एक दूसरे को क्रॉस करना ज़रूरी नहीं है। क्रॉस होएगा तो हमारा ये वाला यानी कि जो त्रिभुजाकार प्रतिरूप है ये नहीं बनेगा। तो बात समझ में आ गई आपके? दो नदियाँ, दो नहरें या दो सड़क मार्ग जब आपस में एक दूसरे की दिशा में आकर के मिल जाते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है जिसको दोआब कहा जाता है, उस क्षेत्र में बनने वाले मकान, बनने वाली बस्तियां कौन से प्रतिरूप का निर्माण करेगी बोलो? उस क्षेत्र में बनने वाली बस्तियां त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी बोलो? त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण करेगी। शर्त यह है कि वो आपस में एक दूसरे को काटेगी नहीं, बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं। मान लीजिए इधर से ये नदी आ रही है सतलज, और सतलज नदी में कौन सी नदी मिलती है बोलो? व्यास। ये दोनों नदी मिल गई है एक दूसरे में। ये मान लीजिए ये सतलज नदी है और ये व्यास नदी है। ये दोनों नदी मिलकर के आगे बहेगी, सतलज के रूप में बहेगी, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच में दोआब का क्षेत्र है। इस दोआब वाले क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में कृषि करने के लिए क्या होता है? उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यहाँ पर सघन जनसंख्या का क्या पाया जाता है? बसाव पाया जाता है। तो इस जगह पर जो घर बनेंगे वो घर की प्रतिरूप इस तरीके का होगा, जिसको क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। लग रहा होगा आपको ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप बना है, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न, इस तरीके का जो प्रतिरूप बनेगा उसको क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ठीक है। ये मान लीजिए सतलज नदी है और ये कौन सी नदी है? ये नदी है व्यास नदी, छोटी सी नदी है जो इसमें मिल जाती है। हाईवे के रूप में भी देख लेते हैं हम। ये मान लीजिए एक हाईवे है, इसमें ये दूसरा हाईवे आकर के इधर से मिल गया है। ये दोनों हाईवे जाकर के एक हो गए हैं आगे। तो इसके बीच में ये जो प्रतिरूप बना है, ये वाला प्रतिरूप क्या कहलाएगा बोलो? ये वाला प्रतिरूप त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहलाएगा। कौन सा प्रतिरूप कहलाएगा बोलो?
त्रिभुजाकार प्रतिरूप। आगे भी बनेंगे इसके मकान, आपको गुरुजी आगे तो बन ही नहीं रहे, आगे भी बनेंगे भाई, जितना चाहो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बोलो त्रिभुजाकार प्रतिरूप। बन गया त्रिभुज, बात समझ में आ गई होगी। ये हाईवे है, ठीक है। इसका उदाहरण पंजाब और हरियाणा है, जिसमें कई सारे इस तरीके के प्रतिरूप पाए जाते हैं। बोलो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ नदियों का क्षेत्र है, नदियाँ एक दूसरे को काटती नहीं हैं, एक दूसरे से मिलती है। छोटी छोटी नदियाँ सतलज नदी में मिलती है, रावी नदी में मिलती है, ठीक है। इस तरीके का प्रतिरूप यहाँ पे पाया जाता है। चलिए, त्रिभुजाकार प्रतिरूप समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद अगला जो प्रतिरूप है, वो अगला प्रतिरूप हम आज नहीं पढ़ेंगे, उसको अगले प्रतिरूप को हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत कम रह गया है। अब हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिए, आपके अब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टेस्ट होंगे, ठीक है। टेस्टों के लिए तैयार रहिए। अपना सिलेबस ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आपके जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो टॉपिक मुझे बताते रहिए, ताकि मैं उसको रिवाइज करता रहूं, ठीक है। बताने का माध्यम आप सभी को मालूम है ही, आप किसी भी वक्त हमको बता सकते हैं, सिर्फ कॉलेज टाइम में, ठीक है। कॉलेज के टाइम में आप हमको बता सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप दोबारा से कल इस पे वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक को दोबारा से समझा दिए। मैं आपको उस टॉपिक को दोबारा से समझाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप में से कोई भी हमको सूचित कर सकता है, ठीक है। उम्मीद है आज का ये चैप्टर थोड़ा सा नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।